क्लास परिवार के लिए बजट कितना इम्पोर्टेंट होता है ये तो किसी से छुपा नहीं है, और उस बजट से भी इम्पोर्टेंट होता है वो माध्यम जिससे पैसे आ रहे हो। पर आजकल मोहन और विवेक का वही इनकम का रास्ता डगमगाया हुआ चल रहा था। बहू, पापा जी की प्लेट में रोटी खत्म हो गई है बेटा। ला रही हूँ। चूल्हे पर से गर्मा गर्म फुल्का उतार कर विधि अपने हाथों पर किसी तरह उसे संभालते हुए अपने ससुर जी की प्लेट में रख देती है। इतनी गर्मी में गर्मा गर्म फुल्का हाथ में लेकर आई हूँ, लग रहा है हथेली भस्म हो गई। अरे तो क्या जरूरत थी गर्मा गर्म फुल्का बनाने की? मैंने तो कितनी बार कहा है सुबह उठकर एक बार रोटियां बना कर रख दिया कर। सिलेंडर अब 1020 का हो गया है, ऐसे में गर्मा गर्म फुल्का। ये फुल्का मेरी प्लेट से हटा लो बहू, इसे तुम खा लेना। रात की बची हुई रोटियां हो तो ले आओ, मैं खा लेता हूँ। रात की बची हुई रोटियां तो मैं खा लेती हूँ ना पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा बहू, रात की सब्जियों को सुबह तुम जो गर्म करती हो उसे गर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं ठंडी सब्जी खा लूंगा। बस खाने के 2 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल देना, अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर में सब्जी आ जाएगी। अपनी प्लेट में रखी सब्जी को मोहन खाता है और कहता है, अच्छा बहू, वो परसों महेश अपना घर डब्बा लेकर आया था ना, उस डिब्बे में समोसे और मिठाई थे, खा लिए थे ना, फेंक तो नहीं दिया? नहीं तो रात को 10 बजे डिब्बा लेकर आया था, तब तो हम सब ने खाना खा लिया था और फिर कल मेरे दिमाग से निकल गया। फेंकूंगी क्यों पापा जी? पर क्या बात हो गई, आप सुबह सुबह इस तरह पूछ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? ये सुबह सुबह क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? विवेक, तूने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं, बाप बेटे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या बताता मम्मी, जिस जगह हमारी दुकान है ना, वो जगह जिनकी थी वो लोग केस जीत गए, और अब उस रास्ते में बनी सारी दुकानें टूटेगी तो हमारी भी टूटेगी। अरे बेटा, पर हमारी दुकान तो दूसरी मंजिल पर है ना। तो अपनी माँ के सामने कुछ कहता ही क्यों है? मतलब वो लोग आएंगे और नीचे की सारी दुकानें तोड़कर चले गए तो क्या ऊपर हमारी दुकान हवा में लटकती रहेगी? विधि के ससुराल वाले आपस में बात कर रहे थे, तभी काम वाली उत्साह दरवाजे तक आती है। भैया की दुकान टूटने वाली है? मतलब ये लोग सड़क पर आने वाले हैं? हे भगवान, ऐसे तो ये लोग मेरा पैसा खाकर बैठ जाएंगे। जब इनके खुद के हाथ में कटोरा रहेगा तो किस मुंह से मैं अपने महीने की पगार मांगूंगी? आज 20 दिन हो गए हैं, महीने के। किसी बहाने भाभी से पैसे मांग लेती हूँ। भाभी, मैं आ गई, झूठे बर्तन निकाल दो। वैसे तो मैडम 1 बजे तक आती नहीं, आज जब यहाँ इम्पोर्टेंट बातचीत हो रही तो 10 बजे ही आ गई। जा जो बर्तन निकाले उसे दो, मैं आती हूँ। तो अब क्या होगा विवेक जी? व्यापारियों की तरफ से कई लोगों ने केस किया है। अब इतने सालों से लोगों की दुकानें उसी जगह पर है, 100-200 साल पुरानी दुकान है, इतनी जल्दी तो कोई छोड़ेगा नहीं। अब देखो 15 दिन में क्या होता है नहीं होता है, पता चल ही जाएगा। इसलिए पापा जरा टेंशन में है, और तुम लोगों को भी हाथ को थोड़ा कसकर चलना होगा। अचानक वहां से दुकान हटानी पड़ी तो जब तक किसी दूसरी जगह काम हो, उस बीच हाथ में पैसे होने बहुत जरूरी है। सुबह सुबह इतना घटिया न्यूज सुनकर विधि का तो चेहरा ही उतर जाता है और वो रसोई में जाकर खड़ी हो जाती है। तब उत्साह कहती है, भाभी, मेरी मंजली वाली जो बहन नहीं है क्या? तेरे अलावा तेरी तो कोई बहन ही नहीं थी। पिछली बार तूने कहा था तेरे 4 भाई हैं। अच्छा, मैंने ऐसे कहा था क्या? हाँ, मतलब अपनी बहन नहीं है, चचेरी ममेरी है। तो वो ना अपने पति से तलाक ले रही है। अब डिवोर्स के बाद तो पति एलिमनी देगा ही, पर अभी तो जब तक केस चल रहा है उसे थोड़े पैसों की जरूरत है ना, तो हम सभी बहनें मिलकर उसे थोड़े थोड़े पैसे दे रही है। तो अब एक बार जरा 1200 दे देती तो अच्छा होता। अभी तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी उत्साह। काय को भाभी, आप तो कभी मना नहीं करती, कोई बात हुई लिए क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम बर्तन साफ करो। विधि अपने कमरे में जाती है और लॉकर से अपने सारे गहने निकालकर एक तरफ रखती है, फिर बिस्तर की एक तरफ से गद्दे को ऊपर करती है और वहां छुपाए हुए पैसे निकालती है। विवेक जी की अलमारी के नीचे वाले रैक में भी कितनी बार पैसे छुपा कर रखे हैं मैंने, वहां से भी नए नहीं तो भी 5-10 हजार तो निकल ही जाएंगे। इसके बाद विधि जाती है रसोई में और आटे के डिब्बे से पैसे की गड्डी निकालकर अलग कर लेती है। अरे हाँ, मंदिर में भगवान के पीछे भी तो मैं पैसे छुपाती हूँ, वहां पर भी पैसे होंगे। ये अच्छी सीख ली थी मैंने मम्मी से। हमेशा वो भी पापा से लिए पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर यहाँ वहां छुपा दिया करती थी। मुसीबत के वक्त यही पैसे तो काम आते हैं। यहाँ विधि अपने गहने और पैसे एक तरफ कर रही थी तो वहां शोभा भी पैसों का बंदोबस्त कर रही थी। हमारी बूढ़ी नहीं जवान है ग्रुप की औरतों से बात करनी होगी। आखिर इस ग्रुप में हम सब हर रोज 100-100 रुपए इसीलिए तो डालते हैं ताकि जब जिसे जरूरत पड़े वो वहां से पैसे उठा सके। पिछली बार बुलबुल ने भी तो अपनी बहू की डिलीवरी के लिए पैसा निकाले थे। यहाँ मेरे बेटे और पति को जरूरत है
तो मैं क्यों ना पैसा निकालूं, जाकर बात करती हूँ। शोभा अपनी चप्पल पहनती है और छतरी लेकर सीधा पार्क अपनी सहेली मंडली से मिलने चली जाती है। 5 लोगों को तो फोन कर दिया, मजाल है कोई 5 पैसे भी देने को तैयार हो जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने जरूरत के वक्त मुझसे पैसे मांगे थे। चलो 50,000 की औकात नहीं है मेरी, पर 500 करके तो मदद की ही थी मैंने। पर एक लड़की है जो मेरी मदद जरूर करेगी, लक्ष्मी। लक्ष्मी से पैसे मांगूंगी तो वो बिल्कुल मना नहीं करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। 5,000 ही सही, ऐसे वक्त में जितने की मदद मिल जाए उतना ज्यादा है। तो लक्ष्मी भाभी से पैसे मांग रही विधि भाभी, ये अच्छा मौका है। वैसे भी यहाँ बर्तन तो हो गए, इसके बाद मेरे को लक्ष्मी भाभी के घर ही जाने का है। रसोई में पोछा लगा रही उत्साह विधि और उसकी सहेली की पूरी बातचीत सुन रही थी और काम खत्म होते ही वो सीधा 2 बिल्डिंग बाद पहुंच जाती है लक्ष्मी के घर। जो विवेक भैया और विधि भाभी के साथ हुआ है ना, भगवान न करे किसी के भी साथ हो ऐसा। पहाड़ टूट पड़ेला उनके सर पर। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? मैं तो सुबह से उधर ही थी, मेरे कंधे पर सर रख कर रो रही थी भाभी। वो क्या है ना, उन लोगों की दुकान बाजार से हट रही है, तो मेरे से भी पैसे की थोड़ी मदद मांगी, पर मैं कहाँ से देती। मैंने बोल दिया इस महीना पैसे देने की जरूरत नहीं है भाभी, और आगे जितना दिन हो सके मैं बिना पैसे के काम करके देगी। आपको भी फोन किया था ना मेरे सामने, 5 से 10,000 की बात हुई थी ना, वही आपको असली कारण तो बताया नहीं तो घर की इज्जत जाती ना। ओह, इसलिए इतनी अर्जेंटली पैसे मांग रही थी विधि। मेरे से बोल रही थी अगर लक्ष्मी भाभी पैसे देगी तो तुम लेकर आने का, और मैं बर्तन कर लेती हूँ, फिर आप पैसे देगी तो मैं पहुंचा देगी। वो क्या है ना, अगर आप पैसे लेकर जाएगी तो विधि भाभी को और ज्यादा बुरा लगेगा। उत्साह की बातों पर यकीन कर लक्ष्मी जैसे ही उसके हाथ में 10,000 रखने जाती है कि दरवाजे से विधि आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आपत्ति में ना औरतों का दिमाग और ज्यादा तेज चलने लगता है। तुझे क्या लगा इस टाइम पर मेरी टेंशन का तू फायदा उठाकर लक्ष्मी से मेरा नाम लेकर पैसे लेकर 9-11 हो जाएगी? आज तक तूने जो भी छुट्टी मारी मैंने कभी भी उस छुट्टी के पैसे काटे नहीं ना। ये सोचकर कि तू जरूरतमंद है तो इस महीने में तूने मेरे घर जो काम किया है वो छुट्टी के नाम के बराबर हो गया, अब आने की जरूरत नहीं है। सही बात है, रसोई से लेकर पति की आमदनी तक, बड़े बूढ़ों की दवाइयों से लेकर ननद देवर की शादी तक क्या कुछ नहीं देखना पड़ता है मिडिल क्लास की घर की बहू को। ऐसे में वो काम वाली को अपनी मजबूरी का फायदा कैसे उठाने दे सकती थी? 15 दिन बाद वही होता है जिसका डर था। मुआवजे के नाम पर सभी को 2-3 लाख रुपए पकड़ा दिए और दुकान तोड़ दी गई। अब 2 लाख में कौन से मार्केट में नई दुकान मिल जाएगी हमें? मेरा तो अब इस शहर से मन उठ गया पापा, मुझे नहीं रहना यहाँ। सभी लोग टोक टोक कर पूछ रहे हैं किन किन को जवाब दूं, इतनी जिल्लत मुझसे सही नहीं जाएगी। ना किसी को जवाब देने की जरूरत है और ना ही जिल्लत महसूस करने की। मैं कोई शादी करके इस घर में थोड़ी ना आई थी, मैं तो आपके गांव के घर में शादी करके आई थी, फिर काम के सिलसिले में आप लोग यहाँ आ गए। अब जब काम ही नहीं बचा है तो यहाँ रहकर क्या करेंगे? पिछले 12-15 सालों से राशन के पैसे से लेकर साबुन तक के पैसे से एक एक पाई बचाकर मैंने जमा की थी। टोटल मिलाकर 2 लाख है मेरे पास, और सोना अलग से। ऊपर से माँ जी को भी अपनी बूढ़ी नहीं जवान है ग्रुप से 25,000 की मदद मिल गई है। तो इतने सारे पैसे हैं हमारे पास, ऊपर से सोना बेचकर भी पैसे आ जाएंगे। तो ये सब पैसे मिलाकर हम गांव में अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। विवेक की आंखें भर आती हैं। उसे लगा नहीं था कि इतने मुश्किल हालातों में उसकी बीवी इतनी हिम्मत दिखाएगी। अपने पूरे परिवार के साथ वो अपनी ज्वाइंट फैमिली के मकान में पहुंच जाता है। 1 हफ्ता हो गया तुम लोगों को आए, अब जरा अपनी रसोई का काम धाम संभालो बहू, नहीं तो क्या हो रहा है कि तुम सबका खाना भी हमारी रसोई में बन रहा है। अब इतने लोग खा रहे हैं तो बजट तो हमारा भी बिगड़ेगा, है ना। जवान बहू के होते हुए भी सास को अपनी देवरानी जेठानी के यहाँ खाना पड़े तो अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना चाची जी, हर एक चीज का हिसाब रखने की आदत है मुझे। पूरे परिवार को मिलाकर 26 लोग हैं, 4 फैमिली है। सभी के परिवार के लिए चाय और नाश्ता मैं ही बना रही थी, तो अगर उसके बदले मेरे घर वालों ने 2 वक्त का खाना खा भी लिया तो आपका ज्यादा बजट नहीं बिगड़ गया होगा। फिर भी मैं एक बार देख लूंगी और जो ऊपर देना होगा मैं दे दूंगी। विधि की बात सुनते ही उसकी चाची सास की नाक सूज जाती है और वो तमाती हुए अपने जेठ के पास जाती है। ऐसे तो हमारे में जेठ के आगे बोला नहीं जाता भैया, पर माफ कीजिएगा आज बोलना पड़ रहा है। विधि जब ब्याह कराई थी तब इतनी बोली नहीं थी उसके मुंह में। शहर ले जाकर गलती कर दी आप लोगों ने, यही कहूंगी। मुंह पर जितना जल्दी ताला लगाना सीख जाए उतना अच्छा है।
रात को पूरा परिवार आंगन में खटिया डालकर चांद की रोशनी में बैठा हुआ था। बहुत कुछ सुना कर गई है छोटी बहू मुझे शोभा। कोई भूखे नंगे लोग तो हमें है नहीं। एक बार तकलीफ क्या आ गई, सभी के सभी चढ़ने को हो गए। काफी पैसे हम साथ लेकर आए हैं। एक काम करना विवेक, कल जाकर 5-5, 10-10 किलो सब्जियां और राशन डलवा ले रसोई में। अब किसी की रसोई में नहीं खाना हमें। हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली बात कर देते हैं पापा कभी कभी आप। जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें आएंगी, जबरदस्ती एक्स्ट्रा मंगाकर फायदा नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर 26 लोग हैं। जितना ज्यादा राशन रसोई में रहेगा इतने ज्यादा हाथ जाकर रसोई का राशन गायब कर देंगे। ये क्या बोल रही है बहू, ये शहर नहीं गांव है, हम सब एक ही परिवार के हैं। एक ही परिवार के ही, इसलिए हमारे खेत में जो दाल चावल होते थे उसके बारे में ना कभी हमने इंक्वायरी की, ना उस हिस्से के पैसे मांगे। पर यहाँ हमें आए 7 दिन हुए नहीं कि चाची जी ने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। दाल चावल लाने की जरूरत नहीं है विवेक जी, वो तो हमारे खेत से ही आएंगे। खेत में हमारी जरूरत से 10-20 गुना ज्यादा चावल दाल होते हैं। उसमें से कुछ खाने के लिए निकालने के बाद बाकी जो बचेगा उसे हम बेच देंगे। और क्या चाहिए नहीं चाहिए मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, उसी हिसाब से चीजें आएगी। अगली सुबह विवेक अपनी बीवी के कहे मुताबिक सारा राशन लाकर रसोई में रख देता है। क्या बात हो गई, क्यों परेशान है आप? मैंने कह तो दिया गांव चलते, पर गांव में करेंगे क्या? खेती बाड़ी। मैं तो बस छुट्टियों में गांव आता था, मुझे खेती भी नहीं आती। और खेती में कमाई भी कितनी है। मेरे पास जो कैश थे, मम्मी के पास जो कैश थे, फिर जो कैश हमारी दुकान की मुआवजे के नाम पर मिले, और जो मेरे गहनों को बेचकर पैसे आए, सबको मिलाकर मैंने एफडी लगा दिया। तो महीने के इंटरेस्ट के कुछ पैसे तो आ जाएंगे। तो एकदम भी जीरो पर नहीं है हम। और इतना बड़ा हॉल है, ये कब काम आएगा? मतलब यहीं से किराना, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन फॉर्म, कुरियर पिकअप, ये सब शुरू कर देते हैं। सरकार बहुत सारी स्कीम लाती है जिसका फायदा फार्मर्स उठा नहीं पाते। हम उनकी मदद करेंगे और उसके बदले पैसे चार्ज करेंगे। अरे ये आइडिया तो काफी अच्छा है। और काम शुरू करने के लिए पैसे भी हमारे पास है, और इसमें तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है। विधि की कही बात से विवेक को बहुत हिम्मत मिलती है और वो मोहन के साथ कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट फैसिलिटीज और किराने की चीजों का स्टॉक लाकर अपने आंगन में रख देता है। और बस ग्राहकों का आवन जावन शुरू हो जाता है। अरे भैया, हमारे बिटवा का फॉर्म भरना है, जरा भर दो तो। अरे बेटा, बैंक में पैसे डलवाने हैं, तुम डाल दोगी क्या? सब हो जाएगा। बैंक का जिसका भी काम है वो सब इस तरफ आइए और बाकी विवेक की ओर जाइए। बहू ने सच में बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। अरे शोभा बेटा, एक जरा मंजन का डिब्बा देना। बड़ा अच्छा किया तुम लोगों ने कि यहाँ पास में ही किराने की छोटी मोटी चीजें रखनी शुरू कर दी, वरना इन चीजों के लिए काफी दूर चलकर जाना पड़ता था मुझे। और एक ये भी फायदा है कि हाथ में खुद पैसे आते रहेंगे, वरना एक उम्र के बाद बूढ़े सास ससुर को लोग बोझ समझने लगते हैं। राम जी की कृपा से मेरे बच्चे ऐसा नहीं है चाची। वैसे मैं क्या कह रही थी शोभा, तेरी बहू तो पढ़ी लिखी है। हमारे गांव में बच्चे तो बहुत सारे हैं और दिमाग की तेज भी है, पर उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं। 1-2 शहर से ट्यूशन वाले आकर बैठ गए, पर इतना ज्यादा पैसे लेते हैं कि पूछो मत। अगर तेरी बहू पढ़ाने लगे तो बुरा नहीं है, 1-2 घंटे क्लास लेगी तो अच्छे पैसे भी आएंगे, बच्चों की मदद भी हो जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छा बताया चाची तुमने, मैं जरूर इस बारे में अपनी बहू से बात करूंगी। चंपा, जरा दुकान पर ध्यान देना, मैं रसोई से होकर आती हूँ। हाँ भाभी, घर की बात है, आप जाइए, यहाँ कौन चोरी कर लेगा। शोभा रसोई में जाती है और अपनी बहू को इस बारे में बताती है। अरे वाह मम्मी जी, आपने तो ये बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तो बस फिर लग जा काम पर। मम्मी जी, मैंने भी कुछ सोचा है। यहाँ आसपास स्कूल है, बैंक है और भी बहुत कुछ है, पर नहीं है तो खाने की फैसिलिटीज। स्कूल में बाहर से टीचर आकर पढ़ाते हैं, सरकारी बैंक के कितने ऑफिस है बाहर के, अब वो लोग दिन भर अपना काम करे कि खाना बनाए। जब मैं बैंक पैसे लगाने गई थी ना, तो पता चला इन लोगों का बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह मैं इन लोगों के लिए टिफिन सर्विस शुरू कर दूं। उसके अलावा मैंने सोचा है गांव की औरतों को सिलाई, कढ़ाई और लेटर लिखना, अंग्रेजी में बात करना और अचार पापड़ बनाना, ये सब सिखाऊं। और बच्चों को पढ़ाने का तो आपने कह ही दिया है, मतलब कि समझ लीजिए जो हमारे पास आएगा उसे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राशन से लेकर खाने तक और ऑफिस के काम से लेकर इंटरनेट रिचार्ज तक सब कुछ यहीं हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर गृहस्थी संभालने वाली मिडिल क्लास की बहू एक बिजनेस वुमन से लेकर मैनेजर तक के सारे काम कर लेती है।
हे भगवान, 7 बजने वाले हैं, अभी तक ये चावल क्यों नहीं उबले माँ जी, क्या करूं मैं? अरे शांत हो जा बहू, पहला दिन है इसलिए घबरा रही है तो और कोई बात नहीं है। और देख, लोगों को तो 2 रोटी भी नहीं मिल रही थी, उन्हें यहाँ से जो भी मिलेगा उन्हें पसंद ही आएगा, विश्वास रख। बहू फटाफट टिफिन तैयार करती है, विवेक उन्हें पहुंचा कर आता है। जैसे ही सुबह के 9 बजते हैं, घर की दुकान कम साइबर ओपन हो जाती है। दिन भर विधि घर संभालती, फिर शाम को टीचर बनकर ट्यूशन पढ़ाती। इसी तरह 1 महीना निकल जाता है। विश्वास नहीं हो रहा पापा, हम चारों काम कर रहे हैं और हम चारों ने मिलकर इतनी कमाई करी है जितनी वहां शहर में 2 महीने में भी ना होती। और इस सब का सारा श्रेय मम्मी आपको और तुम्हें जाता है विधि। तुम लोगों ने वक्त वक्त पर बचत ना की होती और हमें हौसला ना दिया होता तो ये सब कभी नहीं हो पाता। सही कहा बेटा, मर्द पैसे कमा कर ले आ सकता है, उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है। कैसे बचत करनी है, कैसे खाना बनाना है, कब कैसे क्या करना है, ये सब तो ये देवियां ही कर सकती है और जरूरत पड़ने पर बिजनेस भी संभाल सकती है। तो इसी बात पर हमारे कंबाइंड बिजनेस का नाम गांव की गृहस्थी रख दे क्या? अरे इस तरह विधि बहू एक बहू से एंटरप्रेन्योर बन जाती है। अरे यार, ये मम्मी जी आज फिर से इसी समय पर जाने कहाँ चली गई? मैंने पहले भी कितनी बार कहा है कि आप इस टाइम हमेशा घर पर रहा करो, लेकिन नहीं, इस घर में किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। सब अपने आप में बिजी रहते हैं। मनीषा अपने आप से ये बड़बड़ा ही रही थी कि तभी राधिका वहां आ जाती है और मनीषा को ऐसे गौर से देखती है जैसे ही जैसे अब आप खुद ही देख लो कैसे। क्या हुआ जेठानी जी, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो, जैसे मुझे कोई भूत वूत लग गया हो? ये सुनकर राधिका ठहाके लगाकर हंसने लगती है। वाह भाई वाह, मान गई तुमको देवरानी जी, बड़ी ही पारखी नजर है तुम्हारी। अब जब अकेले में बैठकर ऐसे बड़बड़ाओगी तो क्या ही कोई सोचेगा। मुझे भी यही लगा कि कहीं भूत वूत वाला चक्कर तो नहीं है बाबू भैया। बस यही सुनने को रह गया था ना इस घर में। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ आखिर किस बात पर ये मुंह फुला हुआ है? ऐसा क्या हुआ जो मेरी प्यारी देवरानी जी इतनी परेशान है? अरे होना क्या है भाभी, हर रोज का वही एक पहाड़ा है जो इस घर में पड़ना है। घड़ी को देखो, पूरे 1 बज रहा है और सब लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं, लेकिन खाने में क्या बनाऊं ये समझ ही नहीं आ रहा है। और मम्मी जी भी अभी मंदिर से लौटी नहीं है। देखो मनीषा, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा के दिन है जो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। मैंने भी साल दे ली, अब तुम्हारी बारी है। सही है सही है। तभी आपने मेरे आते ही गेम खेल दिया कि मैं घर के बाकी काम संभाल लूंगी और रसोई संभालेगी मेरी प्यारी देवरानी। अभी मनीषा और राधिका अपना दुख सुख बांट ही रही थी कि तभी दरवाजे पर सास बबीता जी की दस्तक होती है और फिर दोनों बहुओं के मुंह पर एकदम से यूं ताला लग जाता है कि जैसे उन्हें बोलना ही नहीं आता। अभी तो तुम दोनों इतनी जोर जोर से बातें कर रही थी कि तुम दोनों की ही आवाज बाहर तक जा रही थी, लेकिन अब एकदम से सन्नाटा। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसी क्या बात कर रही थी? सास बबीता जी के मुंह से ये बात सुनकर मनीषा और राधिका एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मनीषा और राधिका दोनों ऐसे चुप क्यों हो गई। दरअसल मनीषा और राधिका दोनों को ही ये डर था कि कहीं उनके ज्यादा बोलने से उनकी सासू माँ उनका जायदाद में हिस्सा कम ना कर दे, इसलिए दोनों के दोनों बस अपनी सास को इस तरह चाशनी चिपकाते थे कि न तो हलवाई बेशर्मा जाए। वो मम्मी जी, मैं ये पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनेगा? खाने का समय हो रहा है। क्या अभी तक खाना नहीं बना? घर में तुम लोग भी कमाल करते हो, और ये रोज रोज क्या लगा रखा है कि क्या बनेगा क्या बनेगा? तुम लोगों के घर में क्या रोज रोज का भोग बनता था क्या, जो यहाँ बनाने में इतनी कठिनाई होती है? हाँ वही, मैं भी यही कह रही थी मम्मी जी कि कुछ भी बना लो, इतना क्या सोचना। जेठानी जी के मुंह से ये बात सुनकर अब तो मनीषा का पारा 7वें आसमान पर था, लेकिन लेकिन कुछ कहना नहीं था ना, इसलिए बेचारी मनीषा गुस्से का घूंट पीते हुए बोली, ठीक है मम्मी जी, मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। अब मनीषा किचन में जाकर अपने हिसाब से खाना बना लेती है और फिर खाने का टाइम होता है, सब खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अरे कहाँ हो मनीषा, यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं, तुम जाने कहाँ घुसी हुई हो। जी आई रोशन, मेरा खाना रेडी है, मैं बस आप लोगों का ही वेट कर रही थी, चलो सब आ गए हैं। हे माँ माता जी, बस आज सबको खाना पसंद आ जाए, मैं तो बड़ा ही तंग आ गई हूँ सबके रोज रोज के नए ड्रामे से।
अभी मनीषा मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि तभी राधिका रसोई में आती है और मनीषा की तरफ देखती है और दोनों की हंसी छूट जाती है। तुम फिर से मन ही मन बड़बड़ाना चालू हो गई। आओ चलो मेरे साथ टेबल पर खाना लगवाओ, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। फिर राधिका और मनीषा दोनों लोग डाइनिंग टेबल पर खाना परोसते हैं। मनीषा सबके चेहरों की तरफ बड़ी ही उम्मीद से देखती है। लेकिन आज कुछ अनोखा थोड़ी ना होने वाला था। तो फिर हुआ भी वही जो हर रोज होता था। सबसे पहले आवाज मनीषा के ससुर अजय जी की सुनाई दी। अरे ये क्या बनाया है बहू तुमने? जी पापा जी, आज दाल चावल और रोटी चटनी आमरस बनाया है। हमारे घर में सब लोगों को चावल तो हर रोज चाहिए ही चाहिए और बाकी की चीजें तो गर्मी की जान है जान। और फिर आप लोगों को पसंद तो आई ही होगी। आज मैंने पहली बार बनाया है, आप लोगों को कैसा लगा? बस यही पूछो मत कि कैसा लगा। हम लोगों ने तो ये सभी कभी खाया ही नहीं है, तो कुछ खास समझ नहीं आया। अरे इतना सब होने के बावजूद भी पता नहीं कुछ कमी सी थी, क्योंकि मम्मी ने सही कहा है ना। अरे मेरा मुंह तो तुम लोग बस खुलवाओ ही नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी, बताओ तो सही कि आखिर क्या कमी है। बस बस मम्मी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ गई। अब आप चाहे मानो या ना मानो लेकिन हर कोई आपकी बड़ी बहू जैसा थोड़ी ना बन सकता है। इतना कहकर राधिका मनीषा की तरफ देखकर हंसती है और रसोई की तरफ चली जाती है। मनीषा जानने के लिए राधिका के पीछे पीछे चल देती है। भाभी, भाभी सुनो ना, आप तो एक्सप्रेस की स्पीड से भागी चली जा रही हो। हाँ बताओ मनीषा, क्या हुआ? आखिर ऐसी बात क्या है जो तुम मेरे पीछे पीछे डोल रही हो? हाँ, आपको भला ऐसा क्यों लगा कि मैं आपके पीछे पीछे डोल रही हूँ? मनीषा अब समझ चुकी थी कि बात इतनी आसानी से बनने वाली नहीं है, लेकिन बेचारी करती भी तो करती क्या। बिना कुछ कहे अपना सा मुंह लेकर वो फिर से रसोई में चली जाती है। सुनो ना भाभी। हाँ बोलो बोलो मनीषा, क्या हुआ? ये सब कैसे और कब तक चलेगा? क्यों, क्या दिक्कत आ रही है देवरानी जी? आपको नहीं दिख रहा क्या कि आखिर क्या चल रहा है घर में? अच्छा जी देवरानी जी, अब आप रौब दिखाओगी और चाहती हो कि मैं आपकी हेल्प भी करूं? मेरी बिल्ली मुझको ही मैं हूं। ये सुनकर मनीषा समझ गई कि ऐसे बात नहीं बनने वाली और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मनीषा, फिर ये तो तेरी जेठानी है। मनीषा अब ज्यादा सोच मत, बस फेंक दे अपना इमोशनल कार्ड। अभी तक मन ही मन बड़बड़ाती थी, लेकिन आज तो सोचते सोचते सो गई। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताओ ना, अब आगे क्या करना है? ठीक है फिर कोई बात नहीं, मुझे मेरा काम करने दो, वैसे भी मुझे बहुत काम है। अरे नहीं नहीं भाभी सुनो ना, आपको तो इस घर में इतने साल हो गए हैं, तो आपको तो सासू माँ के बिना कही ही सारी बातें पता चल जाती है। तो प्लीज बता दो ना कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज आप समझ गई और मुझे तो खाने में कुछ भी कमी नहीं लगी। अब तुम मेरे इतने पीछे पड़ ही रही हो तो सुन लो, तुमने खाने में सब कुछ बनाया लेकिन सब्जी नहीं बनाई। अच्छा ऐसा है क्या भाभी? मैं भी ना एकदम पागल हूँ, मुझे इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आई? ये मनीषा की बच्ची भी बड़ी ही नादान है, इसे लग रहा है कि अब ये मुझसे आगे निकल जाएगी। इसने अभी घर के छुके चने खाए नहीं है ना। अब अगले दिन मनीषा अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर से किचन में जाती है और सबकी तारीफें पाने के लिए जुट जाती है और फिर सब आते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या वही ढाक के 3 पात? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज क्या हुआ। आओ चलो देखते हैं। लीजिए पापा जी मम्मी जी, भैया भाभी और मेरी प्यारी सी सिया, आप सबके लिए खाना रेडी है। लगता है आज मेरे लिए खाना ही नहीं बना है, क्यों मनीषा? अरे नहीं नहीं रोशन जी, भला ऐसा है कैसे हो सकता है? आज तो मैंने बढ़िया सब्जी भी बनाई है। अच्छा आज सब्जी भी है, तो भाई मजा ही आ जाएगा। बिना सब्जी के खाने में तो मजा ही नहीं आता है। उस दिन सब सब्जी और रोटी बड़े मन से खाते हैं, लेकिन तभी बबीता जी का कड़क स्वर सुनाई देता है। अब बहू, जब तुम्हें ये सब्जी ही बनानी थी तो फिर ये दाल चावल क्यों बनाए? अब इन दाल चावल का क्या होगा बताओ मुझे जरा। अब मनीषा के पास देने के लिए कोई आंसर ही नहीं था। वो अपना सा मुंह लेकर फिर से रसोई की तरफ चल दी। एक काम करती हूँ, दाल चावल का झंझट ही खत्म कर देती हूँ। आज सबने बड़े ही मन से सब्जी रोटी खाई है, तो अब से मैं सिंपल सब्जी रोटी ही बनाया करूंगी, जिससे ये लोग कम से कम खाया तो करेंगे। साथ में थोड़ा रायता भी बना दूंगी। अगले दिन से मनीषा सब्जी रोटी बनाने लगती है, लेकिन अब वो होता है जो मनीषा ने क्या आपने भी नहीं सोचा होगा। चलो ठीक है, आज कम से कम सब्जी रोटी तो बनाई, दाल चावल का कोई झंझट नहीं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये भिंडी के साथ दाल ना सही, कम से कम चावल तो बनना ही चाहिए था ना। बहू तू इस रोटी को क्यों चावल की सौतन बना रही है? बेचारे चावल को ही लंच बिरादरी से बाहर कर दिया है।
अरे कैसी बातें कर रहे हो रोशन के पापा, आप भी सिर्फ लंच बिरादरी से नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हमारे घर के मेन्यू से ही बाहर कर दिया है। हाँ मनीषा, मुझे भी ना ये भिंडी ऐसी कम पसंद है। अगली बार जब भी बनाना तो प्याज की भिंडी ही बनाना। हाँ चाची, मेरी भिंडी में भी ना आप मैगी मसाला डालकर ही देना। मेरी मम्मा तो हमेशा वही बनाती थी। ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ सिया, आपके लिए हमेशा मैगी मसाला डालकर ही भिंडी बनाऊंगी। अगले दिन मनीषा और राधिका सोफे पर बैठे बैठे चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे, क्योंकि आज उन दोनों के अलावा अभी घर में कोई भी नहीं था। आपने भले ही कितने ही प्रपंच करे हो जेठानी जी, लेकिन मैं आखिरकार रसोई को संभाल ही ली। बस आज से चावल बना दिया करूंगी, बाकी सब सेट है। हाँ, अच्छा चलो, तुमको ये तो लगा कि तुमने रसोई संभाली, मुझे खुशी हुई। आप ऐसे क्यों हंस रही हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चलो मैं चलती हूँ, मुझे अपना काम करना है। और वैसे भी ये सीरियल खत्म हो गया है, सासू माँ बस आती ही होगी। हाँ हाँ, आप करो अपने ये कपड़े, झाड़ू पोछा, प्रेस, डस्टिंग, इतने सारे काम। मुझे तो बस अकेला ही किचन ही संभालना है। देखना, कहीं ज्यादा हंसने के चक्कर में ये दांत नीचे ना गिर जाए। इतना कहकर राधिका हंसते हुए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सासू माँ चहकती हुई अपनी सहेली के संग घर घुसती है। राधिका, मनीषा, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ, देखो आज तुमसे मिलने कौन आया है। मेरे बचपन की सहेली, मेरी राजदार मंजू। अरे कहाँ रहती है तेरी ये बहुए? कोई बाहर ही नहीं आया अभी तक। लगता है तूने ठीक से कमांड करके नहीं रखा है। तू अगर मेरे घर होती ना तो अभी तक एक नाश्ता तक लग गया होता। ये सुनकर बबीता जी की त्योरियां चढ़ जाती हैं और तब तक दोनों बहुएं भी निकल कर आ जाती हैं। हाँ मम्मी जी, आपने हमें बुलाया? देखो तो जरा, जिस मंजू के किस्से में अभी तक तुम लोगों को सुनाती थी, उसी मंजू को आज तुम लोगों से मिलाने ले आई हूँ। बहुए तो तुम्हारी बड़ी सर्वगुण संपन्न लग रही है बबीता। हाँ हाँ, लगेंगी क्यों नहीं, आखिर मेरी बहुएं जो हैं। वैसे ही अपने मायके से ऐसी नहीं आई थी, वो तो मैंने इनको यहाँ रखकर ठीक किया है। इतना कहकर बबीता और मंजू जोर जोर से हंसने लगती है। चलो इसी बात पर एक गिलास पानी पिलवा दो। बाहर बड़े ही जोरों की गर्मी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेहमानों को कैसे पूछा जाता है। ये सुनते ही राधिका और मनीषा रसोई की तरफ भागती है और पानी लेकर आती है। ठीक है, पानी तो पिला ही दिया है, लेकिन अब फटाफट से खाना लगा दो, लंच का समय हो गया है। अब बबीता और मंजू खाना खाने बैठते हैं। आए, ये क्या है? बबीता दोपहर का खाना है, लेकिन खाने में कोई दाल ही नहीं है। हाँ मंजू, वो आजकल बच्चे दाल पसंद ही नहीं कर रहे थे, इसलिए सब्जी ही बन रही थी खाने में। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो सब्जी को ही जरा अच्छे से तो बनवाओ। ऐसी मरीज वाली सब्जी कौन खाता है? वैसे ये खाना तुम्हारी बड़ी बहू के हाथ का तो नहीं लग रहा। उसके हाथ का तो मैंने पहले भी खाया हुआ है। हाँ आंटी जी, ये मेरे हाथ का नहीं है, ये तो मनीषा ने बनाया है। हाँ हाँ ठीक है, तुम इतना न इतराओ, मैंने तुम्हारे हाथ का भी खाया है, कोई बहुत खास भी नहीं था। ये सुनकर राधिका मुंह फुलाकर और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। लो जी, ये देख लो आजकल की बहुओं को, कुछ भी कह नहीं सकते, जरा सा कुछ कहा नहीं कि मुंह फुला लेती है। अब तुम सुनो बबीता, क्योंकि अगर तुम्हारी छोटी बहू से कुछ कहा तो वो भी बुरा मान कर चली जाए। अरे जब सब्जी ही अकेली बन रही है घर में, तो फिर कम से कम 2-3 तरह की सब्जी तो बनवाओ। जैसे एक सूखी, एक तरी वाली, एक जैसे चाप हो, राजमा हो, छोले हो, और बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो बनाई जा सकती है। कि रोज रोज वही सब्जी खाती हो? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मंजू, लेकिन मुझे तो इतनी सारी चीजें याद ही नहीं रहती हैं। अरे तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? मैं अभी ही तुम्हें व्हाट्सएप पर बढ़िया सी लिस्ट बनाकर भेज देती हूँ। अब मंजू जी की बनाई हुई लिस्ट हर रोज घर में काम आने लगती है। अब हर रोज टेबल पर किसी नई तरह की सब्जी की फरमाइश रहती है कि कुछ ऐसा बनाओ या फिर कुछ ऐसा बनाओ। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन घर के लोगों की फरमाइशें कम होने की बजाय मनीषा उनमें और उलझती चली जा रही थी। वो हर रोज सबसे पूछती थी कि क्या बनाना है, लेकिन जवाब हर बार वही, जो ठीक लगे वो बना लो। और खाने के टेबल पर वही नाटक। उसने कई बार अपनी जेठानी से भी इस बारे में बात करना चाहा, लेकिन जेठानी जी तो पहले से ही बुरी तरह त्रस्त हो चुकी थी, इसलिए पल्ला झाड़ कर बैठी थी। लेकिन फिर राधिका नोटिस करती है कि हमेशा खिलखिलाने वाली मनीषा अब एकदम से मुरझाई सी रहने लगी थी। वो ना तो किसी से ज्यादा बात करती थी और ना ही ठीक से हंसती थी, बस पूरे दिन सारे घर वालों की इच्छा पूर्ति में लगी रहती थी। फिर एक दिन मनीषा फिर से खाना बनाने में लगी हुई थी, लेकिन वो बड़ी ही थकी लग रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की बड़ी बड़ी लकीरों के साथ साथ गहरी उदासी भी थी। क्या हुआ मनीषा, आज बड़ी ही परेशान लग रही हो? बस बस, अब आप ना ज्यादा अपनापन का नाटक मत करो। आपको क्या करना है, मैं परेशान हूँ या खुश? ऐसी कोई बात नहीं है मनीषा,
तुमने मुझे शायद कुछ ज्यादा ही गलत मान लिया है। इसके पीछे का भी एक बड़ा कारण है, लेकिन मुझे आज तुम्हारे उदास चेहरे को देखकर लगा कि उस कारण में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं भाभी। दरअसल तुम्हारे आने से पहले ही इस घर में मुझे तुम्हें लेकर इतना सुनाया गया कि मुझे देवरानी नाम से नफरत हो गई है। हमारी सासू माँ मुझे हर बात पर यही ताना मारा करती थी कि तुम्हें कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता है। लेकिन जब भी मेरे छोटे बेटे की शादी होगी, तब देखना मेरी छोटी बहू इस घर को कितना अच्छे से संभालेगी। क्योंकि तुमको पता है कि मेरी और अंकुश की लव मैरिज हुई थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। इसलिए उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि रोशन भैया की अरेंज मैरिज से वो घर के लिए परफेक्ट बहू लाएगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि खोट किस में है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ये उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जा रहा। इतना सुनते ही मनीषा जोर जोर से रोने लगती है। भाभी, कोई तो है इस घर में जिसने मुझे समझा। थैंक यू सो मच। लेकिन अब आगे क्या करना है भाभी? अब मेरी पगली देवरानी, तुम बड़ी नादान हो। तुमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं कुछ समझी नहीं भाभी। चलो मेरे साथ रसोई में। इसके बाद राधिका और मनीषा दोनों रसोई की ओर चल देती हैं। आज तुम बैठो और देखो कि आगे कैसा क्या करना है। राधिका फटाफट से सारी तैयारी करती है और फिर देखते ही देखते कुछ देर में खाना बन जाता है। मनीषा वही रसोई में खड़े खड़े आराम से खड़े खड़े आम खा रही थी। आज शादी के 6 महीने बाद ये ससुराल मुझे अपना घर लग रहा है। कितना मजा आ रहा है। नहीं तो हर रोज इतनी टेंशन होती थी कि भाभी कुछ पूछो नहीं। हाँ, चलो अच्छा है मनीषा, तुम्हें इस घर में अच्छा तो लगा। मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वैसे आपने खाने में क्या क्या बनाया भाभी, जो इतनी जल्दी बन गया? तब तक बाहर से खाने के लिए आवाज आ जाती है। अब मनीषा तुम खुद ही देख लो। सब खाने की टेबल पर आते हैं। अच्छा जी, आज तो खाने में दाल बनी है, ये बढ़िया है। हाँ हाँ, सही कहा, दाल है। खाइए, बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन दाल? तभी राधिका कड़क स्वर में बोलती है। मम्मी जी, खाने में कम से कम एक टाइम दाल तो बननी ही चाहिए। हर रोज 3-4 सब्जी बनाने और खाने से तो लाख गुना अच्छा है कि दाल खाओ। हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है और बनाने वाले के लिए भी आराम। हाँ ठीक है। बबीता जी समझ चुकी थी कि अब राधिका ने फिर से रसोई अपने हाथों में ले ली है। उनकी दाल अब पकने वाली नहीं है। राधिका रसोई की ओर चल देती है और मनीषा एक अच्छे शागिर्द की तरह राधिका के पीछे पीछे। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आज तो एक दाल एक सब्जी में ही काम हो गया। हाँ मनीषा, तुमने जो काम अपने हाथ में लिया, उसमें सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि तुम इन सबको खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी गवा बैठी। अरे दाल सबसे इजी रेसिपी है। हर सब्जी को इतनी तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन दाल को तुम क्या ही बनाओगी, हाँ? इसलिए तुम दाल तो हमेशा बनाया करो। जी उस्ताद। राधिका और मनीषा दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।